नमस्कार दोस्तों। यदि आप सम्राट पृथ्वीराज चौहान मूवी देखने का प्लान बना रहे हैं तो इस रिव्यू को आप अवश्य देखेगा। ऑनेस्ट रिव्यू है, कोई लाग लपेट नहीं है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। और यदि आपने ये मूवी देख ली है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी बातों में कितनी सच्चाई नजर आती है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी और वाईआरएफ का मिलना कुछ ऐसा है जैसा ईस्ट मीट्स वेस्ट। एक प्रखर राष्ट्रवादी डायरेक्टर और कमर्शियल फिल्मों के सरताज, जिन्होंने अपनी कुछ फिल्मों में यहां तक भी बताया है कि कश्मीर मुगलों ने बनाया था। तो अभी सीधी बात करते हैं फिल्म की। 3-4 पॉइंट्स में सारी बातें कवर होंगी। पहला पॉइंट, जो फिल्म का फर्स्ट हाफ है वो ब्रिलियंट है। ओपनिंग सीन बहुत जबरदस्त है, आपको जोश आ जाएगा। जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान को दिखाना चाहिए था फिल्म के अंदर एग्जैक्टली वैसा ही दिखाया है। अक्षय कुमार की एक्टिंग, जो कई सारे और रिव्यूज मैंने सुने हैं, जो ट्रेलर से जो बात आ रही थी उसके मुकाबले में बहुत अच्छी है। संजय दत्त कमाल के हैं और जिस तरह से कास्टिंग करी गई है उसमें संजय दत्त एकदम फिट हो रहे हैं। मानुषी चिल्लर की ये पहली मूवी है बट शी हैज डन अ कमेंडेबल जॉब। आई वुड से शी इज इवन अबव एवरेज। सोनू सूद अपने किरदार में बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी करी है, कंट्रोल में रहकर एक्टिंग करी है जो कि होनी चाहिए थी। और जितना भी सपोर्टिंग कास्ट है उन सभी ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है। बल्कि आपको एक दो लोग जो आपको शायद पहली बार देखने को मिलेंगे उन्होंने भी बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग करी है कि आप उनको और फिल्मों में देखना चाहेंगे। तो यह बात रही है कास्टिंग की कि कोई भी आपको आउट ऑफ द प्लेस नहीं लगेगा। फिल्म का बीजीएम यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही जबरदस्त है। हरिहर जब मैंने टीवी पर सुना था या फिर मैंने जब पहले मोबाइल पर सुना था तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था, पर हॉल के अंदर एक फीलिंग आती है, बहुत ही बढ़िया है। और जिस तरह से हरिहर टाइमली आता है और टाइम टू टाइम आकर के वो तब आता है जब पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े पर बैठकर भाग रहे होते हैं और उस वक्त कैमरे का भी मूवमेंट जो है, जो ट्रॉली शॉट्स हैं, जो पैन शॉट्स हैं, बहुत ही ब्रिलियंट हैं, कमाल के हैं। तो आपको फर्स्ट हाफ में पृथ्वीराज चौहान के साथ में प्यार ही नहीं होगा, आपको उन्हें देख करके जोश आएगा, उन्हें खड़े होकर के आप प्रणाम करना चाहेंगे। तो ये फिल्म के फर्स्ट हाफ के अंदर पृथ्वीराज चौहान का डिपिक्शन है। इस रिव्यू में हम कोई स्पॉयलर्स नहीं दे रहे हैं तो डोंट वरी। पर इसके अंदर एक बात बताना बहुत जरूरी है कि जो फिल्म के अंदर यानी कि फर्स्ट हाफ के अंदर एक बैटल सीन है, बैटल ऑफ तराइन का, वो आपको हो सकता है बाहुबली के कालके के युद्ध से भी ज्यादा अच्छा लगे। जो स्ट्रैटेजी दिखाई गई है, जिस तरह से संजय दत्त आते हैं और अपना काम करते हैं, आपको देख करके ताली बजाने का मन करेगा। यह फर्स्ट हाफ के बैटल सीन के बारे में है। तो फिल्म के फर्स्ट हाफ के लिए मैं यही कहूंगा कि यू वुड सी मोर ऑफ डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी एंड हिज स्टाइल ऑफ डायरेक्शन एंड लेस ऑफ वाईआरएफ। पर यही मैं सेकेंड हाफ के लिए नहीं कह सकता। सेकेंड हाफ में आपको वाईआरएफ का ठप्पा दिखेगा एंड लेस ऑफ डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी। अब यह बात थी फिल्म के अच्छे पार्ट की। अब हम बात करते हैं फिल्म के इश्यूज की, जिसके अंदर सेकेंड हाफ भी आता है। अब हम बात करते हैं फिल्म के इश्यूज की। यहां पर दो बातें आती हैं, वन इज टेक्निकल एंड द सेकंड वन इज कंटेंट। टेक्निकल के अंदर भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। वन, फिल्म के अंदर जो गाने हैं वो फिल्म की पेस को स्लो करते हैं, ये हम किसी भी फिल्म के लिए कह सकते हैं। पर जिस फिल्म की ओपनिंग इतनी जबरदस्त रही है, जिसके अंदर जो ऑडियंस है वो वेट कर रही है कि कब वो एक एंटी क्लाइमैक्स या फिर क्लाइमैक्स आएगा, तब आपने जो गाने दिखाए हैं वो आउट ऑफ द प्लेस है। साथ ही साथ आपको लगेगा कि शायद ये डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी का डायरेक्शन नहीं होगा। गानों में आपको टिपिकल वाईआरएफ की झलक दिख जाएगी। जो सेकंड टेक्निकल इशू है वो है कि फिल्म के अंदर उर्दू का बहुत ज्यादा उपयोग किया गया है, जो कि आपको कंप्लीटली आउट ऑफ द प्लेस लगेगा, आपको बहुत इरिटेटिंग लगेगा, इट विल बी जारिंग टू योर ईयर्स। क्योंकि हम बात कर रहे हैं करीब करीब 900 साल पहले की, जहां पर उर्दू थी ही नहीं। फिर भी यदि आपको एक कमर्शियल फिल्म बना रहे हैं और उसके अंदर आपको आम बोलचाल की भाषा दिखानी है, तभी भी वो जो उर्दू है वो क्लिष्ट उर्दू की तरह हो जाती है। तो यहां पर यह बहुत बड़ा टेक्निकल एरर है। अब हम बात करते हैं फिल्म के सेकंड इशू की, जो कि कंटेंट बेस्ड है। फिल्म की शुरुआत में कहा गया है कि यह पृथ्वीराज रासों पर बेस्ड है, जिसे लिखा है कवि चंद बरदाई ने।
अब यहां पर एक इशू बहुत बड़ा ये आता है कि जो हिस्टोरियंस हैं, और ये हिस्टोरियंस, मैं इंडिक हिस्टोरियंस की बात कर रहा हूं, उन हिस्टोरियंस की बात कर रहा हूं जो कि वामपंथी नहीं है, जो कि लेफ्टिस्ट नहीं है, जो कि वेस्टर्न हिस्टोरियंस नहीं है, उन्होंने भी, उनमें से भी कई लोगों ने पृथ्वीराज रासो को ऑथेंटिक नहीं माना है, ठीक है। पर फिर भी ये एक ऐसा काव्य है जो कि पृथ्वीराज चौहान को बहुत ग्लोरीफाई करता है। इसे पढ़ करके आपको पृथ्वीराज चौहान किसी देवता से कम नहीं लगेंगे। ऐसा कमाल का काव्य है पृथ्वीराज रासो। पर फिल्म के अंदर इस काव्य के साथ में भी जस्टिफिकेशन नहीं किया गया है। यहां पर बहुत बड़ा ग्लेरिंग टेक्निकल और हिस्टोरिकल इशू आता है। जब जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाम आता है तब तब संयोगिता का नाम भी आएगा। भले ही संयोगिता के बारे में सिर्फ रासो में लिखा है और किसी टेक्स्ट में नहीं लिखा गया है, पर फिर भी चूंकि रासो इनऑथेंटिक होते हुए भी एक ऐसा काव्य है जो कि पृथ्वीराज चौहान को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। एटलीस्ट आज के समय में, आज के इस दौर में जहां पर हमको हिस्ट्री से बहुत दूर करा गया है, वहां पर रासो जैसे काव्य भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि फिल्म के अंदर रासो के साथ में भी जस्टिफिकेशन नहीं किया गया है। जो एक सीन है, ये स्पॉइलर नहीं है, पर जो एक सीन है जहां पर संयोगिता का स्वयंवर होता है, उसे जिस तरीके से दिखाया गया है वो कंप्लीटली गलत तो है ही, पर पृथ्वीराज चौहान की पर्सनालिटी से कहीं से भी मेल नहीं खाता है। पृथ्वीराज चौहान सिर्फ शूरवीर ही नहीं थे, वो साम दाम दंड भेद के ज्ञाता थे, बहुत बुद्धिमान थे। पर फिल्म के अंदर इन सभी बातों को छोड़ दिया गया है। हम फिर भी फिल्म को एक पोएटिक लिबर्टी का लाइसेंस दे सकते हैं कि ये एक कथा है, तो कथा के अंदर जो कथाकार है वो कुछ कुछ अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता है। पर दोस्तों, हर पोएटिक लिबर्टी का अपना एक दायरा होता है, और यहीं पर ही सबसे बड़ा इशू आता है फिल्म का। यह फिल्म कहीं से भी हिस्टोरिकल नहीं है, भले ही ये एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट पे बेस्ड है, पर फिर भी इसके अंदर जो मिस्टेक्स करी गई हैं, जिन्हें जब आप देखेंगे तब आप इन्हें मिस्टेक्स नहीं पाएंगे। ये आपको साफ नजर आएगा कि ये वाईआरएफ का सेक्युलरिज्म वाला गेम प्लान है, बल्कि ये सेक्युलरिज्म भी नहीं है, तुष्टीकरण वाला सीधा सीधा गेम प्लान है। ये वाइट वॉशिंग करी गई है। वाइट वॉशिंग क्या होता है, या फिर ठगी क्या होता है, कि आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करी जाएंगी शुरुआत में, आपसे आप ही के बारे में तारीफ करी जाएगी, और फिर बाद में खंजर भोंका जाएगा। फिल्म के साथ में सेकेंड हाफ के अंदर ऐसा ही कुछ हुआ है। पहली बात यह है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच सिर्फ दो लड़ाइयां नहीं हुई थी, ये वामपंथी इतिहास है, ये वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने ऐसा बोला है। आप कोई सा भी टेक्स्ट उठाकर देख लीजिए, वो रासो ही हो या फिर वो हमीर महाकाव्य हो या फिर और भी जितने भी टेक्स्ट हैं, आप उनको उठाकर देखेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में करीब 17 से लेकर के 23 लड़ाइयां हुई थी। हमीर महाकाव्य में कम से कम 7 के बारे में बताया गया है, पर इस फिल्म के अंदर सिर्फ वही घिसा पिटा 2 बैटल्स की हिस्ट्री को बताया गया है। अच्छा, अब हम यहां पर भी इसको सच मानकर चलेंगे, चलिए ये भी एक पोएटिक लिबर्टी आप ले सकते हैं, पर जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था वो कहीं से भी इस कारण नहीं हुआ था जो कि फिल्म के अंदर बताया गया है। मोहम्मद गौरी वॉज एन इस्लामिक इन्वेडर, वो एक लुटेरा था, वो कन्वर्जन करता था, वो मंदिरों को तोड़ता था, वो मूर्तियों को ध्वस्त करता था, वो महिलाओं का बलात्कार करता था। इसे तो इस्लामिस्ट जो या फिर जो इस्लामिक हिस्टोरियंस हैं और जो उस समय के खुद ही जो इन लोगों के साथ में, इन लुटेरों के साथ में जो रहते थे, उनके अपने टेक्स्ट में मेंशन्ड है। इन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात होती थी, एक इनाम लायक ये काम होता था, पर हमारे लिए ये अत्याचार था। फिल्म के अंदर ऐसा कहीं कुछ नहीं बताया है, नाम के लिए एक सोमनाथ का जिक्र है बस। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि चंडेलाओं ने, चालुक्यों ने कितनी बार मोहम्मद गौरी को हराया था, उसे पटका था, और वो हर बार भीख मांग मांग करके जिंदा रहा था। नाइकी देवी ने किस तरह से गौरी को भगाया था, ये तो हिस्टोरिकल टेक्स्ट में मेंशन्ड है, पर फिल्म के अंदर आपको गौरी पृथ्वीराज चौहान से आंखों में आंखें डाल करके बात करते हुए दिखेगा। आपको गौरी के अंदर एक रुआब दिखेगा जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर है। फिल्म के अंदर हिस्ट्री के साथ में जो छेड़छाड़ करी गई है, जो प्रोपेगेंडा चलाया गया है, यह वैसा ही है जैसा कि आप अपने हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते थे या फिर पढ़ते होंगे।
जिस तरह से महाराणा प्रताप को बताते हुए हिस्टोरियंस, वेस्टर्न हिस्टोरियंस, वामपंथी हिस्टोरियंस सिर्फ हल्दी घाटी के एक युद्ध की बात करते हैं जिसके अंदर महाराणा प्रताप को रण छोड़ करके भागना पड़ा था एक बड़े कॉज के लिए, और कोई भी हिस्टोरियन उनके दीवेर के युद्ध के बारे में बात नहीं करता है जिसके बाद पूरे मेवाड़ को महाराणा प्रताप ने मुगल मुक्त कर दिया था। और जब तक महाराणा प्रताप जीवित थे, इस दीवेर के युद्ध के बाद एक बार भी अकबर मेवाड़ की तरफ नहीं आया था। फॉर एग्जाम्पल, फिल्म के अंदर एक जौहर का सीन है। ये एक स्पॉइलर नहीं है, ये इसलिए मैं बता पा रहा हूं क्योंकि फिल्म की शुरुआत में ही वो एक स्लाइड में कहते हैं कि हम जौहर और सती जैसी प्रथाओं का समर्थन नहीं करते हैं। जौहर के अंदर ये तो दिखाया है कि सभी राजपूतियां जो थीं वो अपने आप को एक यज्ञ में, एक हवन कुंड में झोंक देती हैं, पर फिल्म के अंदर एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं है कि वह ऐसा क्यों करती थी। एक बार भी यह बात नहीं आती है कि जो ये इस्लामिक इन्वेडर्स थे ये नेक्रोफिलिक थे, यानी ये एक मृत शरीर के साथ में भी रेप करते थे और इसी कारण जौहर हुए हैं। इन सब का जिक्र भी नहीं है फिल्म के अंदर। मान सकते हैं कि फिल्म के अंदर कितना कुछ डाल देंगे, पर जो आप एक बहुत बड़ा सीन दिखा रहे हैं एटलीस्ट उसका तो आप जस्टिफिकेशन दीजिए। अब एक और बात आती है कि टुवर्ड्स द एंड सीन आता है जहां पर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से बात कर रहा होता है। कहीं पर भी फिल्म के अंदर यह नहीं दिखाया है, जो कि एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को यह कहता है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। और पृथ्वीराज चौहान ये कहते हैं कि मैं अपना धर्म कभी नहीं छोड़ूंगा, बल्कि फिल्म के अंदर यह दिखाया है कि वो बात कर रहे हैं अपनी आन की, अपनी शान की, और बस इतना ही है। अब सीधा बात करते हैं फिल्म के एंड की। एंड के अंदर सिर्फ दो बातें हैं। पहली ये कि जो एक बहुत फेमस लाइंस हैं पृथ्वीराज रासो की, 4 बाज 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, ये फिल्म में है ही नहीं। क्यों नहीं है, जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। मैं बस इतना ही कहूंगा कि गौरी को एक बहुत ही ग्लोरीफाइड मौत दी गई है फिल्म के अंदर। एक वीर गति सी मिलती है गौरी को, जो कि हिस्टोरिकल फैक्ट कहीं से भी नहीं है। अब लास्ट जो बात है फिल्म की वो ये है कि फिल्म खत्म होने के बाद में एक स्लाइड आता है जिसको पढ़ते हैं खुद डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी। अब उसमें वो ये बोलते हैं कि इस लड़ाई के बाद जो हमारे सम्राट थे, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, वो लास्ट हिंदू रूलर थे और उसके बाद से ही 750 सालों तक भारत गुलाम रहा। यह बहुत सोचने वाली बात है कि क्या पृथ्वीराज चौहान सच में आखिरी हिंदू रूलर थे? ऐसे कोई क्यों कह रहा है? क्योंकि जिसने भी यह बात कही है, इसका प्रोपेगेंडा किया है, वो ये बताना चाहता था कि जो दिल्ली का सरताज है वो पूरे भारत का सरताज है। यानी जिसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया उसने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, जो कि ना ही सिर्फ एक हिस्टोरिकल ब्लंडर है पर एक सोची समझी साजिश है। इसी में दूसरा पॉइंट यह भी आता है कि क्या भारत 750 सालों तक गुलाम था? यदि ऐसा होता तो हमारी संस्कृति कैसे बची रहती? यदि ऐसा होता, यदि हम गुलाम थे, तो फिर राणा सांगा क्या थे? तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैसे मराठा साम्राज्य की स्थापना करी और कैसे बाजीराव बल्लाल ने उस पूरे मराठा साम्राज्य को भारत के हर कोने तक पहुंचाया? उसका क्या था? क्या वो हिंदू नहीं थे? बहुत बड़ा प्रश्न है ये खुद डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी के लिए, जिनसे इस फिल्म के तथ्यों को मरोड़ने की उम्मीद नहीं की गई थी। अब आखिरी पॉइंट इस पूरे रिव्यू का, शुड यू वॉच दिस फिल्म? क्या यह फिल्म देखने लायक है? अब इसमें मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगा। एक पक्ष यह है कि इस फिल्म के अंदर कम से कम इतना तो दिखाया है, कम से कम पहली बारी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर इतने ग्रैंड स्केल में मूवी बन रही है। ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, कुछ कंटेंट के अंदर प्रॉब्लम है, पर लोगों को, खासकर आज की पीढ़ी को और जो यंगर जनरेशन हैं, उनको कम से कम पृथ्वीराज चौहान के बारे में सुनने को तो मिल रहा है। यहां पर मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूं। वो इसलिए कि आज का जो समय है और जिस तरह से पूरे भारत में चीजें चल रही हैं, काशी मथुरा को लेकर के भी और बाकी जगहों पर भी, उसके अंदर हमें
कम से कम की नहीं, ज्यादा से ज्यादा की आवश्यकता है। यह पहला पक्ष है। अब जो दूसरा पक्ष है वो ये कहता है कि ऐसी फिल्में बननी ही नहीं चाहिए। इस बात से मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूं। वो इसलिए क्योंकि ऐसी फिल्में बन रही हैं तभी तो ये सारे मुद्दे उठ रहे हैं, तभी तो लोगों में जागरूकता आ रही है, उत्सुकता आ रही है कि हम इसके बारे में, ये ऑथेंटिक नहीं था, हम ऑथेंटिक टेक्स्ट पढ़ें। तभी तो आप देखेंगे कि यशराज फिल्म्स ने पहली बार कोई हिस्टोरिकल फिल्म बनाई है, क्योंकि आज भारत का जो माहौल है वो इन्हें सभी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को झुकने पर मजबूर कर रहा है। ये आपकी जीत है और इसीलिए मैं सभी से ये कहूंगा कि यदि आपको हिस्ट्री के साथ में जो तोड़ मोड़ करके चीजें दिखाई गई हैं फिल्मों में, इसको यदि आप सहन कर लेते हैं तो आप ये फिल्म देखिए। फिल्म के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी हैं जो हमें जाननी चाहिए, जो हमारे बच्चों को जाननी चाहिए। बाकी सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। धन्यवाद।